नमस्कार। किसान आंदोलन अपने चरम पर है और जो वर्तमान स्थितियां बन रही है उसमें सरकार और किसान के सामने टकराव दिल्ली की जो कर्मभूमि है उस पर शुरू हो गया है। और कुछ किसान नरेला बॉर्डर के पास जो संत निरंकारियों का बहुत बड़ा एक मैदान है जिसमें उनका समागम होता है, उसमें बैठे हैं। कुछ लोग सिंधु बॉर्डर पर बैठे हैं, कुछ लोग जंतर मंतर तक पहुंच चुके हैं। एक उत्तर प्रदेश से एक किसानों का बड़ा जत्था मेरठ से अब कूच करने वाला है या शुरू कर चुका होगा, करने वाला कुछ समय पहले करने वाला था, वो भी दिल्ली पहुंच रहा है। तो यानी कि अब उत्तर प्रदेश के जो आनंद विहार का बॉर्डर है उसके आसपास भी जो गाजीपुर चेक पोस्ट है, उत्तर प्रदेश यूपी गेट इसको बोलते हैं, वहाँ पर भी टकराव की स्थिति बनने वाली है। वास्तव में किसान आंदोलन है क्या, ये हमें समझने की ज़रूरत है। और यदि आपको लगता है कि किसान आंदोलन के साथ साथ मैं जो बातें आपसे कहता हूँ वो तथ्यों पर सही हैं और आपको वो उसमें स्वीकार्य है, तो मैं समझता हूँ कि आप मेरा वीडियो लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें और सब्सक्राइब तो अवश्य कर लें, जिससे कि आपको जो बाकी आगे की बातें हैं वो भी आपको सुनने में मिलें। जब मैं कई नई वीडियो लेकर के आऊँ तो आप उनको सुने, और यदि मैं गलत हूँ तो कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं कि नहीं आप ये गलत हैं। किसान आंदोलन में दो चीज़ें हैं। नंबर 1 जो पहली है वो है मंडी शुल्क ख़त्म होना, मंडी का जो सिस्टम है उसे ख़त्म किया जाना। पहले इसी बात पर आते हैं। बहुत से जो बीजेपी से जुड़े लोग, ख़ास तौर से बीजेपी के लोग भी अब इसको गलत मानते हैं। जो कुछ ऐसे लोग हैं जो सोशल मीडिया पर, जिनको बीजेपी का जो हाई कमान है जहाँ से उनको फाइनेंशियली बूस्टअप किया जाता है, और वो लोग फेसबुक पर और जगह जगह वो इस प्रकार का प्रचार करते हैं कि अब किसान को आज़ादी मिल गई, कहीं भी सामान बेच लेंगे। मैं उनसे एक बात पूछना चाहता हूं कि अगर आप नहीं समझे हैं, ये आपके भी समझने के लिए है, और उनसे भी पूछना चाहता हूं, क्या सरकार कोई ऐसा कानून लागू करेगी कि रतन टाटा अपनी कार, जो टाटा की कारें आती हैं या उनका ट्रक आता है, उसको बेचने के लिए खुद आपके पास आए? या राहुल बजाज जो बजाज ऑटो और बजाज की जो एसेसरीज और बजाज के जो सामान, इलेक्ट्रिकल आइटम या और अन्य जो सामान बनाते हैं, उसको बेचने के लिए खुद आपके सामने आपके पास आए, जिससे कि उनको अधिक से अधिक मुनाफा मिल सके। जो बीच का डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर और जो प्रचार के जो अलग चीज़ें हैं उसका पैसा बचाया जा सके, उनको सब उन्हीं की जेब में जाए, उनको ज़्यादा कमाई हो जाएगी। क्या हिंदुस्तान यूनिलीवर, लक्स और जो बाकी जो उसके जो लाइफबॉय और ये सब सामान बनाता है, जो क्रीम बनाता है, जो बहुत सारे साबुन और कॉस्मेटिक्स बनाता है, क्या उसको सरकार ऐसा आदेश करेगी कि आप खुद बेचने के लिए जाएं, इनको अपनी कंपनियों में बनाएं और उसके बाद आप ट्रैक्टर ट्रॉली में रखिए और या अपनी गाड़ी में रखिए, ट्रक में रखिए और खुद जनता के बीच में जाइए? पहली बात आपको यही समझने की ज़रूरत है कि हर चीज़ के बेचने के लिए एक सिस्टम बना होता है। किसान की जो कंपनी है, किसान का जो मैन्युफैक्चरिंग, जहाँ उसका प्रोडक्ट तैयार होता है, वो खेत होता है, और खेत से बन करके वो जब उसको एक सिस्टम बना होता है जहाँ उसके डीलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में मंडी के आड़ती होते हैं, जिनको हम आड़ती बोलते हैं। जो सामान कंपनियों से आता है उसके लिए डिस्ट्रीब्यूटर से बोल देते हैं, वो भी डिस्ट्रीब्यूशन का ही एक माध्यम है, जिसको आड़ती बोलते हैं। मंडी में जा कर के उसको एक होलसेल मार्केट मिलता है, वहाँ उसको आड़ती मिलते हैं, वो उससे परचेज करते हैं, वो उसको जनता के बीच में पहुँचाते हैं। और एक जो किसान को आज माना उसने गन्ना काटा और उसको 1 महीने के अंदर अंदर दोबारा से या 15 दिन के अंदर दोबारा से दूसरी फसल उगानी है, उसके लिए उसे खेत तैयार करना है, दोबारा से ट्रैक्टर चलाना है, उसके लिए उसकी जड़ें निकालनी है गन्ने की, फिर उसके बाद उसको एकसार करना है, लेवल करना है, फिर उसमें तरीके से उसको दोबारा से बुआई करनी है। बुआई करने के बाद उसमें पानी देना है, उसकी देखभाल करनी है, कम से कम 2 महीने तक। जो अगली फसल होगी, गेहूं की होगी, धान की होगी, जिस भी चीज़ों की होगी, उनकी फसल की देखभाल करनी है, उसको बड़ा करना है, समय पर पानी देना है। सुबह 4 बजे उठ करके पानी देना है, कभी कभी रात को 2 बजे देना होता है, दिन में भी देना पड़ सकता है, फिर दिन में उसकी निराई करनी होती है। तो इतने काम करने के लिए जब किसान के पास समय नहीं होता है, उसको जब वो अपनी सामान बेचने जाएगा या वहाँ पर वो अपनी खेत में काम करेगा, तो ये चीज़ पहली तो ये है कि जो आप ये लोग बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि अब किसान आज़ाद हुआ है और उसको अपनी सामान बेचने के लिए फ्रीडम है। तो फ्रीडम तो आप सबके लिए ओपन कर दीजिए और सबके लिए आदेश कर दीजिए, डिस्ट्रीब्यूटर किसी का नहीं होगा, सब खुद अपना सामान बनाएंगे, अपना सामान बेचेंगे। पहली बात ये हो गई। दूसरी बात हो गई मंडी शुल्क ख़त्म करना।
मंडी शुल्क सरकार ने मंडी से बाहर लगने वाले प्रोडक्ट पर ख़त्म किया है। आपने देखा होगा कि आपके क्षेत्र में, आपके आसपास कहीं ना कहीं मंडी होती है जहाँ पे सुबह सुबह सब्जी की और सामान की, जहाँ पर होलसेल मार्केट होती है और वहाँ से लोग सामान लाते हैं, जो कि सब्जी वाले या और अन्य जो फल वाले हैं वहाँ से सामान लेके आते हैं और आपकी ठेली रेडी पर रख करके बेचते हैं। वो मंडी के अंदर का शुल्क आज भी लागू है और मंडी से बाहर यानी कि उससे बाहर लगने वाला मंडी शुल्क खत्म हो गया है। अभी बहुत सारे लोगों को यही नहीं मालूम है कि मंडी शुल्क बेसिकली बाहर जो लगता है वो वास्तव में है क्या। बाहर लगने वाला शुल्क वो है, जैसे बाबा रामदेव घी बनाते हैं, गेहूं से बहुत सारे उनके बिस्किट बनते हैं, धान से उनका कोई प्रोडक्ट बनते हैं, इसी प्रकार से आईटीसी वाले हैं वो कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं, या जो रिलायंस है, रिलायंस फ्रेश अपनी शोरूम में सब्जी बेच रहा है और शोरूम के अंदर रख करके बेच रहा है। ये जो मंडी से बाहर लगने वाला उनके ऊपर शुल्क था वो समाप्त कर दिया गया है। मंडी शुल्क अभी तक जैसे आरा मशीनें वगैरह हैं, जितने भी खेती से या प्रकृति से आने वाली चीज़ें से बनने वाले प्रोडक्ट होते थे उनके ऊपर मंडी शुल्क लगता था। वो चाहे उसमें कहीं भी किसी कंपनी में कोई सामान का उत्पादन हो रहा हो वो उसमें बनती थी। जैसे अब हरिद्वार में पदार्था जो बाबा रामदेव का सबसे बड़ा प्रोडक्शन हाउस है, तो उसमें जो हरिद्वार की मंडी है उसको लगभग अनुमानित 50 लाख के लगभग उसमें मासिक शुल्क उस मंडी को जाता था। उस मंडी शुल्क से जो पैसा आता था, इसी प्रकार और भी कंपनियों से आता था। जैसे अभी यहाँ सिडकुल लग गया है तो उसमें कुछ आईटीसी से आता होगा, कुछ और भी जगह से आता होगा, कुछ आरा मशीन वगैरह हैं, कुछ और जो बाहर की जो प्रोडक्ट हैं उनसे आता होगा, और ये करोड़ों रुपए में उसकी उगाई होती थी, उसकी आमदनी होती थी। इस मंडी शुल्क के पैसे से गाँव के अंदर ट्यूबवेल, हैंडपम्प, सड़कें, लाइट, इन सब का काम अक्सर कराया जाता था और इनसे उसका जो किसान के क्षेत्र का डेवलपमेंट, उसी का क्षेत्र का डेवलपमेंट के लिए ये पैसा इस्तेमाल होता था। ये आमदनी खत्म हो गई, यानी कि मंडी शुल्क खत्म होने का सबसे बड़ा जो फ़ायदा हुआ है वो हुआ है इन बड़े उद्योगपतियों को। किसान को आज भी मंडी शुल्क देना है यदि उसे मंडी के अंदर बैठ करके अपने सामान का होलसेल करना है, जल्दी से उसको अपना सामान का निपटारा करना है और सामान बेच करके अपने घर जा करके अगली तैयारी करनी है, तो उसको आज भी मंडी के अंदर जाना होगा। मंडी के अंदर आड़ती मिलेंगे, उनको सामान बेचेगा, वहाँ पर मंडी शुल्क आज भी देगा। उसका लिए मंडी शुल्क समाप्त नहीं हुआ है। ये सबसे बड़ी खास बात है जो आपको समझने की ज़रूरत है, जिसमें लोगों को गुमराह किया जा रहा है। लोग सोचते हैं मंडी शुल्क खत्म हो गया तो किसानों को फ़ायदा होगा। किसानों का इससे किसी प्रकार का फ़ायदे का लेन देन नहीं है। आज भी अगर किसान को मंडी शुल्क बचाना है तो मंडी से बाहर बैठ करके वो अपना सामान बेचे, कहीं आसपास किसी गेट के आसपास, कहीं किसी खाली प्लाट में बैठ करके होलसेल करे और वहाँ पर जो उसको सामान लेने आएगा वो उसको औने पौने दाम दे, जो भी दे, वो अलग चीज़ें हैं। दूसरी बात ये हो गई हमारी कि मंडी शुल्क की हो गई, पहली स्थिति आपने समझ ली। तीसरी चीज़ है एमएसपी। अभी स्थिति ये हुई है कि जैसे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के आसपास, अगर आप उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में अगर आप देखेंगे, लगभग 1800 के आसपास धान की एमएसपी जारी की गई। 1850 के आसपास में की गई थी। और उसके बाद स्थिति ये हुई कि क्योंकि उत्तर प्रदेश में किसान अधिक है और वो आंदोलन की राह पर चल पड़े थे कि पंजाब और हरियाणा के किसानों के साथ, तो उत्तर प्रदेश में तो इस बार धान की खरीद इसलिए करनी पड़ी सरकार को बहुत तेज़ी के साथ, क्योंकि नहीं तो किसान फिर दोबारा से वहाँ पर आंदोलन की राह पर आने की तैयारी में था। वरना वास्तविकता ये हुई, जैसे उत्तराखंड में किसान कम है, जो मैदानी क्षेत्र है वो कम है और वहाँ के किसान जो हैं उनकी फसलें बहुत ज़्यादा उस तरह की नहीं है, वो बाकी अन्य बिजनेस भी करने लगा है आजकल। तो यहाँ का जो किसान है उसके लिए जब एमएसपी जारी हुई लेकिन सरकारी खरीद शुरू नहीं हुई, तो उसको अपनी फसल बेचने के लिए मजबूरन बाज़ार में जाना था। उसको जो राइस मिल वगैरह हैं उनके जो मालिक हैं उनको अपनी ये धान बेचनी थी। तो जब ये उनको धान बेचने गए तो 1200 रुपये, 1300 रुपये, अधिकतम 1400 रुपये का रेट उसको मिलना शुरू हुआ। तो इस प्रकार से यहाँ पर किसान को समस्या हुई। उसकी जो खर्चा है उसको लेकर के और जो उसका मार्जिन था वो लगभग एट पार पे आने वाली स्थिति हो गई। सॉरी, एट पार पर आने वाली स्थिति हुई। और उसके बाद स्थिति हुई कि उसको मजबूरी में या तो वो सामान सस्ता बेचना पड़ा। फिर बाद में कुछ लोगों ने आंदोलन करने की बात कही तो फिर सरकार चेती और सरकार ने वो एमएसपी पर वो धान लेना शुरू किया। लेकिन तब तक किसान अधिकांश धान अपना बेच चुका था, काफ़ी हद तक बेच चुका था।
तो ये स्थिति है कि अगर ये आदेश जो जो किसान मांग रहे हैं कि हमारा एक MSP आप जारी कीजिए। माना आपको ये लगता है कि किसानों को लॉलीपॉप देने के लिए गेहूं का रेट हम 5,000 रुपये क्विंटल कर दें, मत कीजिए। वो ऐसा कीजिए, किसान नेताओं से तय कर लीजिए या सरकार खुद मान ले कि हम 500 रुपये आपको या 400 रुपये आपको पर क्विंटल का मुनाफा देंगे या 1,000 का मुनाफा देंगे। तो आपको इतना मुनाफा दे करके आप इतना लागू कर दीजिए कि वो कहीं भी बेचे, आढ़ती को बेचे या वो सरकार को बेचे, उससे कम में कोई नहीं लेगा, उससे कम उसकी कोई बिलिंग नहीं होगी, उसकी बिल कटे, MSP से कम में उसको पेमेंट नहीं हो, उसका पेमेंट चेक से करे या जैसे भी करे, उसको एक कम से कम स्थिति ऐसी बन जाएगी। तीसरी बात स्थिति अभी एक तो ये आप मैं समझता हूँ शायद तीनों बातें क्लियर हो गई होंगी कि जो किसानों के सामने आज की तारीख में समस्याएं हैं। अब आती है बात, लोगों को कई बार ये लगता है कि इसमें कोई बहुत बड़े किस्से नहीं है, किसान आराम से आए बेच ले। समस्या ये होती है, किसान का प्रोडक्ट अभी पिछले दिनों मंदसौर में स्थिति ये हुई कि जब वहाँ पर टमाटर लेकर के बेचने के लिए आए, तो क्योंकि उनको जब मालूम हुआ आढ़ती को कि ये मंदसौर में जो किसान ये टमाटर लेके आया हुआ है और ये करीब 100-150 किलोमीटर दूर से आया है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने आपस में गुट बनाया और उन्होंने उसका टमाटर का उस दिन जो भाव लगाया, उन्होंने 42 रुपये लगाया उन्होंने। उसके बाद उसने जब कहा कि नहीं साहब मुझे 45 रुपये चाहिए, मेरा अच्छी क्वालिटी का टमाटर है, तो उसको कहा कि ठीक है बाद में देखते हैं। उसको एक दिन रात को वहीं खड़े रखा। इसी तरह बहुत सारे लोग साथ में थे। अगले दिन उनका टमाटर का रेट उन्होंने 35 रुपये लगाया। अब समस्या ये थी उस किसान की कि वो एक दिन रुके, 2 दिन रुके, 3 दिन रुके वहाँ पर अपना टमाटर सही बेचने के लिए। वो ये भी समझ गया जितने दिन रुकेंगे उतने दिन हमारे टमाटर के रेट नीचे आएंगे, क्योंकि एक तो टमाटर ख़राब होने की स्थिति में है, दूसरी स्थिति है कि वो कितने दिन रुकेगा। उनको पता है कि वो ठंड में मुझे यहाँ रहना है, मैं परिवार के साथ आया हूँ या परिवार के और सदस्य भी साथ में है, तो कितने दिन वहाँ रुका जाएगा, खाने पीने का खर्चा है, रुकने का खर्चा है। तो ये सब खर्चे जोड़ने के बाद उसको लगा कि जब ये तो नुकसान हो रहा है उल्टा, तो वो उसने जो भी होने पौने दाम में अपना सामान दिया और निकल गया। एक जो डिस्ट्रीब्यूटर प्रणाली जो हमारी सभी सिस्टम में बनी हुई है, चाहे वो प्रोडक्शन हाउस हो, चाहे वो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का हो, चाहे वो किसान का हो, चाहे वो ब्यूटी प्रोडक्ट हो, चाहे वो कोई साबुन तेल हो, जो भी एक प्रोडक्शन सिस्टम बना हुआ है उसका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बना हुआ है। यदि हम उस सिस्टम को डिस्टर्ब करेंगे तो उसके 2 कारण होंगे। नंबर 1 तो ये है कि महंगाई बढ़ेगी। दूसरी बात है कि महंगाई इसलिए बढ़ेगी क्योंकि जो आड़ती होगा या डिस्ट्रीब्यूटर होगा, जब उसको पता है सिस्टम टूट रहा है, तो वो औने पौने दाम में उस कंपनी को ब्लैकमेल करने के मूड में आएगा। उससे या तो वो सस्ती सामान खरीदेगा या उसको मजबूर करेगा कि वो उसको मतलब उसकी शर्तों पर सामान दे, और उसके बाद वो आगे कालाबाजारी करेगा। एक तो पहली स्थिति तो ये बन जाएगी। दूसरी बात ये है कि आपको क्वालिटी और उस क्वालिटी की और उसकी गुणवत्ता जो गुणवत्ता है उसकी एक तरह से इंश्योरेंस जो आपको मिलती है, जो आपको एक उसका एक प्रॉमिस करती हैं कंपनियां या किसान भी प्रॉमिस करता है कि मेरी क्षेत्र का अच्छा गेहूं है। जैसे माना आपने कहा कि मध्य प्रदेश का गेहूं बहुत अच्छा गेहूं आता है, लेकिन वो गुणवत्ता आपको मिलनी बंद हो जाएगी क्योंकि वहाँ पर मोनोपोली शुरू हो जाएगी, कालाबाजारी शुरू हो जाएगा, सिस्टम सब खराब हो चुका होगा। तो मेरा निवेदन ये है कि आप किसानों की समस्याओं को समझें, और यदि अभी भी अगर कोई आपके मन में कोई सवाल हो, कोई चीज़ें हो, कोई बात पूछनी हो, तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखें। और यदि आपको मेरी बात सही लग रही है, अच्छी लग रही है और आपको समझ में आई है, तो मैं समझता हूँ कि आप इसमें कमेंट बॉक्स में जा कर के आप कुछ ना कुछ अपना कमेंट ज़रूर देंगे और सब्सक्राइब भी ज़रूर करेंगे, शेयर भी ज़रूर करेंगे। मैं समझता हूँ कि आप किसानों की भावनाओं को समझेंगे और हमें, क्योंकि हमारा जीवन उस किसान के बिना जीवित रहने की स्थिति में नहीं रहेगा। हमारी कोई भी पीढ़ी आए, ये रहे, पिछली रही, आगे आएगी, वो सब के सब हम कितना भी पैसा कमाएं, कितनी भी स्थिति कुछ भी करें, हम बिना किसान के जीवित नहीं रह सकते। और बिना किसान के प्रोडक्शन के प्रोडक्ट के बिना हमारा जीवन यापन नहीं हो सकता, जीवन नहीं चल सकता। ये आपको स्वीकार करना चाहिए। और हम उसको लेकर के जिस प्रकार की उदासीनता बरतते हैं, जिस प्रकार का शहरी लोग ये सोचता है यार किसान है, ये तो ऐसे ही हैं, बस जब मन में आता है उठ के चल देते हैं, ऐसा नहीं है। किसान बहुत मजबूरी में उठ करके चलता है, और किसान जितनी मेहनत करता है और किसान जितनी अपने आप में एक समझ लीजिए जितना महसूस करने के बावजूद भी वो आपको एक तरह से एडजस्टमेंट करता है, वो बहुत कम लोग करते हैं। उनसे अधिक शहरी लोग आंदोलन भी करते हैं, शहरी लोग अपनी बात रखते भी हैं, कंपनियों में हड़तालें भी उससे ज़्यादा होती हैं। वहाँ यूनियनें बनी हुई हैं, वो निरंतर मालिकों के टच में रहती हैं, उनके संपर्क में रहती हैं।
किसान उसके बाद भी बहुत अधिक स्थिति ऐसी होती है कि बहुत कम स्थिति ऐसी होती है कि जिसमें वो आंदोलन करने की राह पर आता है। और उसके साथ स्थिति एक ये भी होती है कि जो उसका प्रोडक्शन हाउस है, जो उसका खेत है, जिसको आप प्रोडक्शन हाउस में उसको इसीलिए बोल रहा हूँ कि जो प्रोडक्शन वहीं पर होता है, उसका जो प्रोडक्शन हाउस है वो खुली छत के नीचे होता है। उसकी मारी उसके 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 ऊपर ईश्वर कभी बारिश ज़्यादा करता है, कभी कम कर देता है, कभी सूखा पड़ रहा है, जंगली जानवरों का डर रहता है। उसके पास जंगली सुअर आकर के ख़त्म करते हैं, जो नीलगायें हैं वो ख़त्म करती हैं, कई जगह हाथी तक आते हैं, कई जगह अब आज की तारीख में जैसे स्थिति ये हो गई है कि बीजेपी सरकार ने कई जगह ऐसी रोक लगा दी कि गायें और उस पर कोई खरीद पर रोक नहीं लगती है। तो जो बैल हैं, जो बैल भी आज की तारीख में खेतों में घुस करके फसल ख़राब कर रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी स्थितियां हैं जिसको उसका सामना करना पड़ता है। इन सब इस परिस्थितियों का सामना कंपनी के लोगों को नहीं करना होता, हम लोगों को नहीं करना पड़ता। हम अपने प्रोडक्ट का, हम अपने सामान को शटर में बंद करके आते हैं। दुकान में ऊपर छत होती है, चारों तरफ से बंद होती है, बाहर की तरफ शटर होता है। आप सुबह जाते हैं, आप सुबह खोलते हैं, आपको वो एक सामान व्यवस्थित रूप से लगा हुआ मिलता है। उसकी पूरी जो दुकान है किसान की, उसका जो पूरी कंपनी है, प्रोडक्शन हाउस है उसका, वो सब खुले आसमान के नीचे होता है और बिल्कुल ही अनसिक्योर होता है। वहाँ पर कभी कभी बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं, उसकी फसल गिर जाती है, कभी बहुत तेज़ गर्मी पड़ती है, सूख जाती है, तो बहुत सारी समस्याएं उसको आती हैं। तो हमें उन सब चीज़ों को समझना चाहिए, उसका कितना खर्चा होता है। अभी एक बात आई थी कि अब वो 6,000 रुपये महीना किसानों को मिलता है, उससे अधिक किसानों का नुकसान हो रहा है क्योंकि पहले से अधिक यूरिया खाद ही महंगा हो गया है, जिसका डिफरेंस अगर आप देखें तो लगभग 4,500 रुपये साल का उसको नुकसान हो रहा है। ये सिर्फ खाद की बात अगर हम करें तो इसमें डीजल का पैसा है, अन्य बिजली का पैसा है, अगर उन सबको जोड़ें तो मैं समझता हूँ 6,000 रुपये सरकार दे रही है, उससे उल्टा 12,000 रुपये का वसूली उल्टी कर ले रही है, जो पहले से सरकारें नहीं करती थी। इसलिए आपको समझना चाहिए, समझें, किसानों के साथ संपर्क में आएँ, उनकी समस्याओं को समझें, खुद से खुल करके समझें, इधर उधर की बातें भी सुने, उनको समझें। सिर्फ एक दिशा की बात सुन करके अपना मन ना बनाएं। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक अवश्य कर दें। जय हिंद, जय भारत।